नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से अर्जुन यूनिवर्स में। आज हम सीखेंगे कि कोरोलिसिस फोर्स होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तूफान समुद्र में घूमता ही क्यों है? हवाएं क्यों सीधी चलती हैं? करंट जो समुद्र के अंदर जो करंट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है? इन सब पीछे का राज क्या है? क्या कोरोलिसिस फोर्स सच में एक फोर्स है या वो एक अपैरेंट फोर्स है या सिर्फ वो एक माना हुआ फोर्स है? उसका क्या यूज है? आज हम समझेंगे कोरोलिसिस फोर्स के बारे में। फ्रॉम जीरो टू हाई आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों का प्रिंसिपल क्लियर नहीं होता कि कोरोलिसिस फोर्स होता क्या है। सिर्फ याद कर लेने से नहीं होता है। आज हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और एंड ऑफ द वीडियो फॉर श्योर आपको जो है कोरोलिसिस फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोरोलिसिस फोर्स की शुरुआत हो चुकी है उसको एक्सप्लेन करने की फ्रॉम जीरो। आपको यह हैरानी होगी ना कि साइक्लोन जो घूमता है या जो हवाएं सीधी नहीं चलती है या जो ओशंस की करंट है वो क्यों करपात में होती हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा उनका ये नेचुरल फिनोमिना है, इसलिए नहीं होता कि कोरोलिसिस फोर्स की वजह से होता है। इसके रीजन क्या क्या रीजन है इसका वो आज हम समझेंगे और हो सकता है कि यार तुमको समझ में आ जाएगा। चलिए लेट स्टार्ट। तो व्हाट इज कोरोलिसिस फोर्स? कोरोलिसिस फोर्स होता है क्या है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार ये कोरोलिसिस फोर्स हमारे नेचर की तरह का नेचुरल फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटी है या मैग्नेटिज्म है। इस तरीके से कोरोलिसिस फोर्स भी एक फोर्स है, बट ऐसा है नहीं। कोरोलिसिस फोर्स इज जस्ट एन अपैरेंट फोर्स। एक अपैरेंट फोर्स है, वो इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम एक रोटेशनल मतलब ऑब्जेक्ट पे खड़े हुए, जैसे कि हमारी पृथ्वी एक रोटेशनल है, उस पर हम हैं, इसलिए हमको वो महसूस होता है कि ये कोरोलिसिस फोर्स है, बट कोरोलिसिस फोर्स होता नहीं है। तो स्लाइड में देखते हैं कि इट इज जस्ट एन अपैरेंट फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द रोटेटिंग प्लैनेट। ठीक है, बिकॉज our frame of reference, the earth is spinning underneath the moving wind, their path looks curved to us। तो ये रीजन ही एक apparent effect है। अब क्या होता है कि अर्थ जो है हमारी वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। इसको अर्थ को ऐसा करने में कितना 24 घंटे लगते हैं। अब वो कोई भी चीज कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू घूम रही है, तो उससे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लैनेट रोटेट करा तो जो अपैरेंट चेंज इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन जो चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलिसिस इफेक्ट और कोरोलिसिस फोर्स। आइए इसको हम अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी कभी आप बचपन में थे तो आपने ये देखा होगा कि आप जो गोल वाला झूला होता है, जिसमें बस सेंटर में खड़े हो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, झूले को बोलते हैं मेरी गो अराउंड। अगर उस पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आपको एक गेंद दी गई है और आप उसमें घूम रहे हैं और आपका दोस्त नीचे नीचे खड़ा हुआ है, मतलब फ्लोर पे, अर्थ पे खड़ा हुआ है, लैंड पे खड़ा हुआ है, और आप झूले पे हैं और झूला गोल 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 घूम रहा है, और आपको मैं कहता हूं कि चलो बॉल फेंको। तो जब आप बॉल फेंकेंगे, ठीक है, जब आप बॉल फेंकेंगे तो जो आपका जो दोस्त है उसको बॉल कैसे आएगी, दिखाई देगी कि आपने बॉल सीधे फेंकी है। ठीक है, आपने बॉल झूले से उस दोस्त को सीधे फेंकी, ऐसे फेंकी तो सीधे फेंकी। लेकिन जब आप देखेंगे दूसरे नजरिया से, जब आप देखेंगे तो आपको वो बॉल लगेगा यार वो तो सीधी नहीं गई, थोड़ी सी कर्व होके गई है। ठीक है, नजर चीज एक है लेकिन नजरें दो हो जाती हैं, तरीका बदल जाता है। ये आप कहाँ पे हैं, आप मेरी गो राउंड झूले पे खड़े हैं, आपका दोस्त नीचे खड़ा है, आपने मेरी गो राउंड झूले से बॉल को फेंका, उसको ऐसा लगे, उसको बॉल सीधी आती हुई दिखाई देगी और आपको वही बॉल कर्व होती हुई दिखाई देगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपका कोरोलिसिस फोर्स का। इसको और डिटेल में समझते हैं। अब क्या होता है कि ऐसे चीजें धरती पे भी होती हैं, क्योंकि आप एक रोटेटिंग प्लैनेट के पार्ट हैं, आप घूम रहे तो इसलिए सारी चीजें आपको क्या होती है, कर्व होती हुई दिखाई देती हैं। अब क्या होता है कि अब हवाएं घूमना स्टार्ट कर दी, मूव कर रही हैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होता है कि सबसे हाई रोटेशनल स्पीड होती है अर्थ की, सबसे हाई, तेजी से घूमती है। और वैसे क्यों घूमती है तेजी से, इसको भी हम लॉजिकली मैथमेटिकली समझेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको उसको मैथमेटिकली और लॉजिकली समझाऊंगा कि क्यों घूमती है तेजी से इक्वेटर पे और पोल पे जाते जाते कम क्यों हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे एज इट मूव्स नॉर्थ द अर्थ सरफेस बिलो इज रोटेटिंग मोर स्लोली एज अ रेट द विंड अपीयर टू मूव अहेड ऑफ द ग्राउंड बीनीथ इट। अब क्या होता है कि हवाएं तेजी से घूम रही और हम नीचे खड़े हैं। ठीक है, हम इक्वेटर पे हैं, वो तेजी घूम रही है और वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल पे जाते जाते क्या होता है,
वो अब रोटेशनल स्पीड कम होती जाती है, अर्थ की रोटेशनल स्पीड इक्वेटर और नॉर्थ पोल पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हवा हमसे आगे चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, टू एन ऑब्जर्विंग द ग्राउंड लुक्स लाइक विंड हैज टर्न। अब जब जो अब आदमी जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में लोग खड़े हैं उत्तरी गोलार्ध में, उनको लगेगा कि वो राइट साइड में हवा जो है राइट साइड में कर्व कर रही है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में उनको लगेगा कि हवा लेफ्ट साइड में कर्व कर रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोरोलिसिस फोर्स के कारण हो रहा है या क्यों हो रहा है? ठीक है, कोरोलिसिस फोर्स तो आप समझ गए। अब क्या है, अब गोल्डन रूल है, सिंपल सा गोल्डन रूल लोग याद करके, नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट टू राइट, हवा राइट डायरेक्शन में घूमती है, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डज रियली विंड कर्व? विंड क्या रियली मुड़ती है? यस, द रिलेटिव पाथ इज कर्व्ड। इसलिए नहीं होता कि कोरोलिसिस फोर्स के बारे में वजह से हवा घूम जाती है, ऐसा हम लोग को बताया जाता है, सिखाया जाता है, इसका मिसकंसेप्शन था कि अरे हवा कोरोलिसिस फोर्स की वजह से घूम जा रही, नहीं। उसका जो विंड का जो रियली आप कर्व देखोगे ना, अगर उसके चार्ट्स में देखोगे, विंड चार्ट्स में देखोगे, तो आपको लगेगा कि विंड का तो पाथ ही कर्व्ड है। ये द फिजिकल पाथ जो है, नेचुरली जो फिजिकल पाथ ऑफ द विंड इज जनरली कर्व रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के रिलेटिव में विंड का सरफेस जो पाथ होता है वो कर्व ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोरोलिसिस फोर्स है, आप उसको धक्का दे रहा है, अब हवाएं सीधी चल रही हैं, कोरोलिसिस उसको धक्का देकर टिल्ट कर दे रहा है, कर्व कर दे रहा है, ऐसा कुछ भी, देयर इज नो फिजिकल पुश। अभी क्या होता है, जो कर्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो वजह से होता है, द अर्थ रोटेशन अंडरनीथ इट, द इनर्शिया ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, इसके वजह से जो है हवाएं कर्व होती हैं। अब व्हाई डू साइक्लोन स्पिन? साइक्लोन क्यों घूम रहा है? आपने साइक्लोन देखा होगा कि चक्रवात आने वाला है, चक्रवात ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता रहता है समुद्र में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है। अगर ऐसा इसलिए होता है कि आपका कोरोलिसिस फोर्स को घुमा रहा है, तो इससे इसलिए होता क्या है कि एयर नेचुरली फ्लोज इनवर्ड टुवर्ड सेंट्रल लो प्रेशर एरिया। सबसे एयर का क्या बेसिक फंडा होता है ना, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब अर्थ जो है कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, ठीक है। तो रोटेट करते करते क्या होता है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करती होती, तो कभी साइक्लोन फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हवा सीधे डायरेक्शन में जाती है, सीधे हाई से लो हाई से लो हाई से लो जाती रहती, तो क्या होता है, साइक्लोन फॉर्म नहीं होता। साइक्लोन फॉर्म के लिए क्या होता है कि रोटेशन इज मूवमेंट का बहुत जरूरी है। जब हम साइक्लोन वाले वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल में बताऊंगा कि साइक्लोन कैसे बनता है यार। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन रोटेट करता है क्लॉकवाइज। अब कोरोलिसिस फोर्स को समझते हैं। ये सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है कोरोलिसिस फोर्स का, जिसमें लिखा है एफसी। एफसी मतलब क्या होता है, कोरोलिसिस फोर्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मास है ऑब्जेक्ट का, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, और वी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड जो फाई है उसका लैटिट्यूड वैल्यू। इससे हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोरोलिसिस फोर्स का होता क्या है। अब क्या है कि मैंने आपको अभी बता दिया कि ऑब्जेक्ट स्पीड चाहिए, लैटिट्यूड फैक्टर चाहिए, ऑब्जेक्ट मास चाहिए, जिससे कि आप अगर वो कोरोलिसिस फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, अगर सपोज टू आइडेंटिकल एयरप्लेन फ्लाइंग एट एग्जैक्टली द सेम स्पीड, ठीक है, तो फ्लाइंग इक्वेटर नियर द इक्वेटर। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग बात क्या कर रहे थे कि भाई कोरोलिसिस फोर्स जो है इक्वेटर में ज्यादा क्यों होता है और बाकी जगह पे कम क्यों होता है। तो आइए इसको मैथमेटिकली समझते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, बताइए। साइन जीरो की वैल्यू क्या है, नियर जीरो। साइन जीरो की वैल्यू नियर जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट देयर इज नो कोरोलिसिस फोर्स। साइन जीरो देयर इज जीरो, सो ऑलमोस्ट नो कोरोलिसिस फोर्स डिफ्लेक्शन। अब प्लेन वी आर फ्लाइंग नियर द नॉर्थ पोल सिंस द लैटिट्यूड एंगल इज नियर 90 डिग्री। अब लैटिट्यूड 90 है तो साइन 90 कितना था, 1, ठीक है। तो मच ग्रेटर कोरोलिसिस डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब विंड तो कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है, इक्वेटर पे बिल्कुल जीरो होता है, इक्वेटर पे जीरो होता है, और ऊपर पहुंचते पहुंचते पोल पे मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 हो जाती है। अब इसका फोर्स का इंपॉर्टेंट क्या, कोरोलिसिस फोर्स का इंपॉर्टेंट इसलिए है विंड और साइक्लोन। विंड के प्रेडिक्टेड पाथ को कैलकुलेट करने के लिए, साइक्लोन के पाथ को कैलकुलेट करने के लिए, ओशन और एविएशन में इसको उसकी कैलकुलेट करने के लिए, कि सपोज कि ओशन करंट का कैसा है, कैसे चीजें हैं, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। अगर
अर्थ घूमना बंद कर दे ना भाई, अगर अर्थ घूमना बंद करे तो कोरोलिसिस फोर्स होगा ही नहीं। बट हाँ, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो ग्रेविटी तो रहेगी ना, ग्रेविटी फोर्स तो रहेगा ही, मैग्नेटिज्म रहेगा, क्योंकि वो रियल रियल फोर्स है, रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है, वो ऐसे फोर्स नहीं है जो आपको मतलब अपैरेंट फोर्स है। बट कोरोलिसिस फोर्स अपैरेंट फोर्स है। अगर अर्थ अपना घूमना बंद कर देगी तो कोई भी कोरोलिसिस फोर्स नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा रहता है। अब आपका क्विक रिवीजन क्या है? अपैरेंट फोर्स है, ठीक है। डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। लैटिट्यूड स्केल 0 एट इक्वेटर एंड रीचिंग मैक्सिमा एट द पोल। तो कोरिलेस फोर्स का सीधा सा मैंने आपको बता दिया है, साइन 0, इक्वेटर की वैल्यू 0 है तो साइन 0 इक्वल टू 0, देन देयर इज नो कोरिलेसिस फोर्स। मैक्सिमा एट द पोल साइन 90 इज द 1, देन द मैक्सिमम एट द पोल पे जो है कोरिलेसिस फोर्स होता है। तो ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? क्यू फॉर विंड, ओशन करंट, साइक्लोन, एविएशन रूट एंड मिसाइल ट्रैजेक्टरी। तो अभी क्या होता है कि ये विंड करंट और इन सब के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है कोरोलिसिस फोर्स, ठीक है। अब कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है? कोरोलिसिस फोर्स डज नॉट क्रिएट द विंड एंड इट डज नॉट फिजिकली पुश द विंड। अब कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है? कोई किसी भी विंड को ना बनाता नहीं है, निर्माण नहीं करता है किसी भी विंड का, ठीक है। ना ही उसे धक्का देता, कोई ऐसा फोर्स नहीं गया धक्का देकर उसको कर्व कर दिया। इट इज द इफेक्ट वी ऑब्जर्व बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि ये अर्थ घूम रही है। दिस सिंगल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन व्हाई विंड बेंड्स, व्हाई साइक्लोन स्पिन एंड व्हाई ओशन करंट फॉलो द कर्व पाथ। ये सिंपल सिंपल सा फंडा जो मैं बताता है कि विंड क्यों बेंड होती है, साइक्लोन क्यों स्पिन होता है, करंट क्यों कर्व पाथ फॉलो करता है, ठीक है। द बेंडिंग, विंड मूव बिकॉज ऑफ द प्रेशर। विंड जो चलती है, हवाएं जो चल रही हैं इधर से उधर कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, जो हम विंड में समझेंगे तो इसलिए समझ रही हैं क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए। एंड दैट बेंडिंग इफेक्ट, जो बेंडिंग इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोलिसिस फोर्स। विंड मूव बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बट it bend because the earth rotates. That bending effect is called the coriolis force. That's the one of the most easiest definition you can have it. और बहुत आसान है आपको आंसर करना। अब जब नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि अरे साइक्लोन बन रहा है, ये हो रहा है, साइक्लोन बन रहा है या कोई वेदर फोरकास्ट है, तो आप क्या करना ना, आप देखना उसको। अर्थ क्या है ना कि कंटिन्यूसली अपने आप वो कंटिन्यूसली रोटेशन साइक्लिंग शेपिंग ऑफ प्लान, और कंटिन्यूसली क्या है ना कि एटमॉस्फेयर को बनाती रहती है क्योंकि अर्थ घूम रही है। साइक्लोन का वेदर फोरकास्ट देखोगे तो अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप देखोगे कि कैसे आपके मेट्रोलॉजिकल विभाग के जो लोग होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोरोलिसिस फोर्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला शो किया था प्रीवियस पहले वाली स्लाइड में, उससे ये शो होता है कि कैसे वो प्रेडिक्ट करते हैं, साइक्लोन का पाथ प्रेडिक्ट करते हैं, विंड का पाथ प्रेडिक्ट करते हैं। इसके लिए कोरोलिसिस फोर्स का यूज किया जाता है। सो आई थिंक थैंक यू। आपको लगता है कोरोलिसिस फोर्स समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अभी तक।